ठीक है सर। देखो यहाँ पे बोला पहला क्वेश्चन बोला क्लासिकल अप्रोच, एक्सप्लेन द क्लासिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट। तो क्लासिकल अप्रोच मैनेजमेंट का यानी पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच का बात कर रहे हैं। हाँ सर। तो देखते हैं इसमें, ये रहा अपना नोट्स। ये रहा पहला ही क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोलता है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कीवर्ड है कि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इसको ट्रेडिशनल थ्योरी भी बोलते हैं। ये ज्यादातर 19th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ था। अच्छा। इसके 2 राइटर है, टेलर और 3 राइटर है, टेलर, फ्योल और वेबर। तो ये 3 राइटर अपना अपना थ्योरी इसमें दिए। तो क्लासिकल थ्योरी का मेन एम्फेसिस था डिवीजन ऑफ लेबर पे और स्पेशलाइजेशन पे। अच्छा। स्पैन ऑफ कंट्रोल पे और कोऑर्डिनेशन पे। तो 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट लिखोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा। ये क्या चीज को इग्नोर किया? तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बिल्कुल नहीं सोचा। ये बोला बस मैनेजमेंट जो सोचता है वो कर लेगा तो सक्सेस मिल जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर पे ये फोकस नहीं किया। ठीक है सर। तो ये हम लोगों का डेफिनेशन हो गया पहला का। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर। तो टेलर का प्रिंसिपल को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर का समझाओ। ये देखो पहले ही साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला, तो ये F.W. टेलर दिया था। ये फर्स्ट पर्सन था जो इस बात पर फोकस करने बोला कि मैनेजमेंट को भी साइंटिफिकली करना चाहिए काम। अब ये साइंटिफिकली का मतलब क्या है? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे काम करना। मतलब किसी भी बात का क्यों ये गलती हुआ और जो सॉल्यूशन हम अप्लाई करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये दोनों बातों को एनालाइज करके काम करना। हर स्टेप को साइंटिफिकली एनालाइज करके काम करना। इंट्यूजन में नहीं जाना। इंट्यूजन में नहीं जाना कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो कर लिया, तुमको लग रहा है ऐसा ट्राई करके देखते हैं। ये ट्रायल एंड एरर नहीं है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है सर। तो टेलर का एक इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये इंट्यूजन पे बात नहीं किया, ये बोला साइंटिफिकली एनालाइज करो। तो इसका पहला पॉइंट ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये था, इसका मैक्सिमम थ्योरीज लेबर को समझाने पे था। मतलब मैनेजमेंट के फेवर में और लेबर को फोर्सफुली करवाने पे था। ये सारा ज्ञान ऐसा दिया कि लेबर से ऐसा कराओ, लेबर को ऐसा करना चाहिए, पैसा काट लो अगर वो एफिशिएंसी से कम काम कर रहा है, हाई एफिशिएंसी पे काम करे तो ज्यादा पैसा दो। तो ये लेबर लोग पे कम, मैनेजमेंट लोग के फेवर में ज्यादा था। ठीक है। देखो तो इसका 4 फीचर्स थे, इसके 4 प्रिंसिपल्स थे मेन। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हर बात को साइंटिफिकली करो, रूल ऑफ थंब फॉलो मत करो, मतलब इंट्यूजन पे मत जाओ। हार्मोनी इन द ग्रुप रेदर देन डिस्कॉर्ड। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को हार्मोनी यानी मिलजुल के काम करना चाहिए, डिस्कॉर्ड में नहीं। हर बात पे कंफ्लिक्ट सही नहीं है। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। हमेशा जो भी तुम अपना टारगेट सेट करो वो मैक्सिमम का सेट करो, मिनिमम का नहीं। और लास्ट बोला हर चीज का सिलेक्शन ट्रेनिंग, एम्प्लॉइज का, वर्कर का सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट साइंटिफिकली करो। ये आदमी ये काम के लायक है कि नहीं, पहले साइंटिफिकली एनालाइज करो। किसको किस लेवल का ट्रेनिंग देना बेटर रहेगा वो पहले ही एनालाइज करो, और किसको कौन सा पोस्ट देना है, तीनों बातों का साइंटिफिकली लॉजिक सोच के काम करो। तो इसका 4 ये प्रिंसिपल था, और एक था डिवीजन ऑफ वर्क, 5वां प्रिंसिपल। ठीक है। हाँ सर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला फेयोल का प्रिंसिपल्स का बात करो। तो फेयोल क्या क्या प्रिंसिपल दिया? फेयोल का 14 प्रिंसिपल्स था।
प्योर कहाँ गया, ये रहा तो प्योर प्रिंसिपल। पहला बोला डिवीजन ऑफ वर्क, पता करो तुम्हारे यहाँ कितना काम है, वो काम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करो और फिर सही आदमी को सही काम दो। तो काम को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो। अब तुम बोल रहे हो फाइनेंस एक काम है, फाइनेंस में क्या क्या काम होगा, से कैश कलेक्शन, अकाउंट्स में एंट्री, बैलेंस शीट पीएल बनाना। तो तुम तीनों को एनालाइज करो और अब उस हिसाब से किसको क्या काम सही देना है वो करो डिसाइड। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी माने डिसीजन मेकिंग पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम करने का जिम्मेदारी, काम को खत्म करने का। ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, कोई एक कम कोई एक ज्यादा होगा मैनेजमेंट के लिए नुकसानदायक है। ज्यादा पावर दिए कम काम दिए नॉट गुड, ज्यादा पावर दिए कम काम दिए नॉट गुड, ज्यादा काम दे दिए पावर ही नहीं दिए दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो सेकंड प्रिंसिपल ये बोला। थर्ड बोला डिसिप्लिन, हर चीज का रूल रेगुलेशन पॉलिसीज बना दो पहले से ही, और तुम्हारा हर मेंबर को चाहे वो लेबर हो चाहे मैनेजमेंट, सबको उसको ऑनर करना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं करे तो उसका पेनल्टी या पनिशमेंट रखो, कोई अच्छा करे तो उसको अवार्ड भी दो। चौथा बोला इनिशिएटिव, सबको अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से आगे आगे काम करने का मौका दो, सबको डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का मौका दो। टॉप मैनेजमेंट का खाली काम ये नहीं होना चाहिए कि प्लान बना दिया और सब चुपचाप फॉलो कर लो, लोअर को भी मौका दो प्लानिंग बनाने का। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक जगह से ऑर्डर पास होना चाहिए, एक जूनियर को एक ही सीनियर से ऑर्डर मिले, एक जूनियर को 10 सीनियर से ऑर्डर मिलेगा, जूनियर कंफ्यूज हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कंपनी का गोल एक होना चाहिए। अगर इस बार हाई सेल गोल है तो सब डिपार्टमेंट का गोल हाई सेल होना चाहिए, तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी ज़्यादा बनाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ज़्यादा कैंपेनिंग और एडवर्टीजमेंट करे, सेल्स का टीम भी ज़्यादा लोगों से जाके बेचने का कोशिश करे। एम्फेसिस ऑन सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अपना अपना फायदा मत देखो, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखो, कॉमन इंटरेस्ट को फोकस करो ताकि सबका फायदा हो। रेमुनरेशन यानी फेयर रेमुनरेशन हो, किसी को हम काम कम सैलरी ज़्यादा दें तो भी दिक्कत, बहुत ज़्यादा सैलरी दें वो भी गलत, और बहुत कम दें एज पर द वर्क वो भी गलत, क्योंकि बहुत कम दोगे तो छोड़ के भाग जाएगा, बहुत ज़्यादा दोगे तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तो उसमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा परफॉर्मेंस को बेटर इंसेंटिव दो वरना वो छोड़ के भाग जाएगा। सेंट्रलाइजेशन हो, कुछ काम ऐसे हो जिनका डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ले, एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, और कुछ काम ऐसे हो जिनका डिसीजन सिर्फ लोअर लेवल ले। जैसे कंपनी मेरे ब्रांच में अकाउंटेंट कौन होगा, सीनियर अकाउंटेंट, वो डिसीजन हेड ऑफिस ले, लेकिन ब्रांच में पियोन कौन होगा, सफाई करने वाला कौन होगा, इसका डिसीजन खुद ब्रांच ले ले तो बेटर होगा। स्केलर चेन मतलब तुम्हारे स्कूल में टॉप मैनेजमेंट है, उसके नीचे प्रिंसिपल, उसके नीचे कोऑर्डिनेटर, उसके नीचे टीचर और उसके नीचे स्टूडेंट। तो कोई भी टॉप मैनेजमेंट को कोई बात बोलना है वो प्रिंसिपल को बोलेंगे, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर टीचर को और टीचर स्टूडेंट को। सिमिलरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो वो अपने टीचर को बोले, टीचर से नहीं सॉल्व हो तो बात कोऑर्डिनेटर तक जाए, कोऑर्डिनेटर से नहीं सॉल्व हो तो प्रिंसिपल तक जाए, प्रिंसिपल से नहीं सॉल्व हो तो टॉप मैनेजमेंट के पास जाए। हर चीज़ का एक चेन होना चाहिए, चेन हायरार्की मेंटेन करना चाहिए आपको, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। हाँ सर। ऑर्डर का मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस है, हर आदमी का और हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस है, उसको वही होना चाहिए। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रूम में अवेलेबल होना चाहिए, स्टूडेंट को क्लासरूम में अवेलेबल होना चाहिए, बुक्स लाइब्रेरी में होना चाहिए, बुक्स क्लासरूम में होना चाहिए। हाँ। और क्या बोलते हैं चौक डस्टर, सॉरी बुक्स लाइब्रेरी में होना चाहिए, चौक डस्टर क्लासरूम में। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी माने इक्वालिटी, हम सबको इक्वल बिहेवियर दें, हम इन अनजस्टिस नहीं करें या फिर क्या बोलते हैं उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, जेंडर वाइज, कास्ट वाइज। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब ऐसा टाइम, ऐसा प्लानिंग बनाए वर्क का कि मेरा एम्प्लॉय जल्दी जल्दी जॉब छोड़ के नहीं जाए,
उसको जॉब सिक्योरिटी दे ताकि वो लॉन्ग टर्म मेरे यहाँ काम करे। इसी में कंपनी का भलाई है। क्योंकि एक आदमी को हम ट्रेनिंग दिया, वो जॉब छोड़ के चला गया, फिर दोबारा नया को ट्रेनिंग दो, फिर खर्चा, और जब तक वो ट्रेन नहीं हुआ तब तक काम में गलती, तो वहाँ भी लॉस। एंड 14 प्रिंसिपल इज स्पिरिट डिकॉप। टीम स्पिरिट होना चाहिए आपस में, ब्रदरहुड, सबको एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए काम में। तो ये था हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल जो पूछा। नेक्स्ट बोला व्हाट आर द की आइडियाज ऑफ बिहेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। बिहेवियर स्कूल का बात किया वेबर, मैक्स वेबर। ये बोला मैनेजमेंट का और वर्कर लोग का बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव हो। नहीं, ये ब्यूरोक्रेटिक का बात किया था, बिहेवियर वाला कहाँ गया? बिहेवियर वाला आंसर का ये रहा, बिहेवियर अप्रोच। ये बोला तुमको तुम्हारे एम्प्लॉयज का साइकोलॉजी, वो लोग का सोशल स्ट्रक्चर, वो सब समझ के काम करवाना पड़ेगा। तुम जो भी प्लानिंग बनाते हो, एम्प्लॉयज का बिहेवियर उसके साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। एक लेबर का साइकोलॉजी अलग होगा और एक कंपनी के सीईओ का साइकोलॉजी अलग होगा, सोचने का तरीका। तुम जैसे सोशल एनवायरनमेंट में रहते हो, तुम्हारा सोच भी वैसा ही होगा। तो तुमको ये सब चीजों को ध्यान में रख के प्लानिंग बनाना पड़ेगा। तो तुमको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा कि तुम्हारे एम्प्लॉयज किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल नीड क्या है उनका, आपस में कन्फ्लिक्ट कैसा है, सेल्फ गोल क्या है उनका। इनको भी तुमको एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब उनके बिहेवियर को तुमको एनालाइज करना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी वाइज, सोशियोलॉजी वाइज, नीड वाइज, तब तुम उनसे काम करवा पाओगे। ठीक है। तो बिहेवियर स्ट्रक्चर का यूनिक फीचर ये था कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप पे बात किया, ये ग्रुप रिलेशनशिप पे बात किया, ये एम्प्लॉय का बिहेवियर को पहले प्रेडिक्ट करने पे ध्यान देने का बात किया कि पहले समझो कि उनका बिहेवियर क्या है, वो किस चीज से मोटिवेट होंगे, थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई, किस चीज से पॉजिटिव मोटिवेट होंगे, किस चीज से नेगेटिव मोटिवेट होंगे। तो इस पे बात किया। ये इसके राइटर्स कौन कौन से थे? तो सर इसका मैस्लो राइटर था, ग्रेगर था, दो नाम याद कर लो, बहुत है। ये लोग ग्रुप रिलेशनशिप का और लोगों का बिहेवियर का बात किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफ ड्रूकर का कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट थॉट। तो पीएफ ड्रूकर का मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या इन्फ्लुएंस था? ड्रूकर कहाँ गया? तो मॉड्यूल 3 आ गया। फेयोल हम लोग पढ़ ही लिए थे पहले ही। मैक्स वेबर आ गया, ड्रूकर कहाँ गया? क्वेश्चन क्या है? ये पीएफ ड्रूकर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का बात किया। तो ये बोला कंपनी को खुद का पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा। कंपनी का जो गोल है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए। तुम्हारा हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में किसका पहले क्या ऑब्जेक्टिव है एकदम क्लियर होना चाहिए। टॉप लेवल का क्या ऑब्जेक्टिव है, लोअर लेवल का क्या ऑब्जेक्टिव है, मिडिल लेवल का क्या ऑब्जेक्टिव है, सबको क्लियर होना चाहिए। तभी कॉमन गोल के लिए काम हो पाएगा। तो सबको उनका रोल एंड गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, किसका क्या जिम्मेदारी है और किसका क्या गोल है। यही बात किया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीएफ ड्रूकर। ठीक है। अच्छा। ये बात किया कि पहले कंपनी का गोल सेट करो, सबका जॉइंट गोल होना चाहिए, सबऑर्डिनेट को उनका रोल और गोल क्लियर होना चाहिए, मैनेजर को उनके साथ मिल के काम करना चाहिए, उन सबको गोल एंड प्लान पे प्रॉपर अटेंशन होना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसको डेवलप करते रहो अपने गोल को, और आगे बढ़ाओ गोल को, इवेलुएट करो गोल को। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट आया
कंपेयर द सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, अभी हम लोग देखे थे ये रहा। ये सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच। सिस्टम अप्रोच बोलता है कि सब चीज ना जनरलाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम रिजिड नहीं होना चाहिए, जनरल होना चाहिए और इंटर रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कोई चीज के लिए स्पेसिफिक सिस्टम सेट मत करो, ओवरऑल जनरल सिस्टम सेट करो जो कि कनेक्टेड हो आपस में, इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड हो। ये क्या बोला सिस्टम अप्रोच? ये बोलते हैं इंटीग्रेटिव अप्रोच होना चाहिए, सबका मिला जुला अप्रोच। हर चीज को जनरलाइज करो, स्पेसिफिक मत करो, ओपन रखो। ठीक है। और यही कंटिजेंसी में क्या बोला? बोला कि नो, तुम्हारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कभी भी बेस्ट नहीं होगा, तो एक स्ट्रक्चर तुम फॉलो ही नहीं कर सकते। ऊपर बोला एक स्ट्रक्चर फॉलो करो, जनरल स्ट्रक्चर सबके लिए, है ना। जबकि यहाँ क्या बोल दिया कि वन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकता। तो तुमको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अप्रोच या अलग अलग सेटअप लाना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो तुमको एज ए मैनेजर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस काम के लिए क्या स्ट्रक्चर बेटर होगा, और उसी हिसाब से एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होना पड़ेगा। जिस टाइप का काम में जैसा स्ट्रक्चर लगेगा वैसा बनाओ। सबसे पहले बातचीत करो और हर डिपार्टमेंट के लिए जैसा स्ट्रक्चर लगेगा वैसा स्ट्रक्चर बनाओ, वैसा ही ट्रेनिंग दो सबको। रिएक्टिव बनो, तुमको लग रहा है ये चीज खराब हो रहा है, बदलने के लिए नया स्ट्रक्चर ले आओ। मतलब सब कुछ यूनिवर्सल मत रखो। ऐसा मत करो कि सेल्स डिपार्टमेंट के लिए भी सेम स्ट्रक्चर, मार्केटिंग के लिए भी सेम स्ट्रक्चर। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है? किसी और बात पे डिपेंड होना। कंटिजेंसी मतलब क्या होता है? एक बात का दूसरे बात पे डिपेंडेंट होना। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर भी टाइम टू टाइम सिचुएशन डिपेंडेंट होना चाहिए। सेम स्ट्रक्चर सबके लिए फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोला डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो एंड द ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ये रहा ऊपर में, ये रहा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसमें एल्टन मायो ढूंढो। ये रहा, यहाँ पे दिया है, कहाँ गया? ये रहा। एल्टन मायो इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिसर्च स्कूल, ह्यूमन रिलेशन स्कूल। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इज कंसर्न विद रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तुमको तुम्हारे स्टाफ को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तुमको समझना पड़ेगा कि हर चीज तुम मशीनरी की तरह काम नहीं करवा सकते। तुमको ह्यूमन इफेक्ट को भी लाना पड़ेगा काम में। हर आदमी का साइकोलॉजी अलग है, हर आदमी का सोचने का तरीका अलग होगा, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। तो तुमको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लाना पड़ेगा। तुम हर काम को स्ट्रेसफुली नहीं करवा सकते, मशीन की तरह। रोबोट नहीं आदमी। आज तुम्हारा मूड अलग हो सकता है, कल तुम्हारा मूड थोड़ा अलग हो सकता है।
हम ये नहीं बोल सकते निर्णय मुड़ गया भाड़ में, तुमको रोज काम आके ऐसे ही करना है। इट कांट बी एज पर मूड, यू हैव टू मॉडिफाई द वर्क। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि आदमी का ह्यूमन बिहेवियर हर चीज में अलग होता है। तो तुमको तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि किस टाइप का सिचुएशन में तुम्हारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर या मूड कैसा होता है, और तुमको उसी हिसाब से प्लानिंग बनाना पड़ेगा। अच्छा सर। ये बात बोला मायो का ये बात पूछा था तुमसे। अब बोला डिस्क्राइब नियो क्लासिकल अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट। नियो क्लासिकल यानी मॉडर्न अप्रोच, क्लासिकल हो गया पुराना अप्रोच, तो नियो क्लासिकल अप्रोच में एक तो हम लोग अभी पढ़े ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। हाँ सर। दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, जिसमें तुमको पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब आज की दुनिया कैसे सोचती है, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच एक अप्रोच है। यहाँ बोल रहे तुमको टेक्निक्स लाना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल डेटा अरेंज करो, हर चीज को फ्लो चार्ट और डेटा से स्टडी करो। कोई भी डिसीजन मेकिंग को तभी इम्प्रूव कर पाओगे जब तुम कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को एनालाइज करोगे। तो मॉड्यूल वैसे ही सेट करो, तब तुम्हारा काम बेटर होगा। तो ये बोला कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव यानी डेटा का बात ज्यादा किया, क्वांटिटिवली मैनेज करो। इसके अलावा सिस्टम अप्रोच अभी पढ़ ही लिए, तो ह्यूमन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये तीनों नियो क्लासिकल है। और कंटिजेंसी अप्रोच, तो नियो क्लासिकल जब भी पूछेगा 4 अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच और एक कौन सा पढ़े, कंटिजेंसी, सिस्टम, क्वांटिटेटिव और बिहेवियर, ये चारों को नियो क्लासिकल बोला गया। अच्छा सर। अब बोला शॉर्ट नोट ऑन इंडियन मैनेजमेंट थॉट, और लास्ट बोला एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट। तो पहले पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन मैनेजमेंट थॉट। इंडियन मैनेजमेंट थॉट, ऐसा तो कोई अप्रोच हम लोग पढ़े नहीं इंडियन मैनेजमेंट को लेकर ना। साइंटिफिक इसमें तो नहीं है इंडियन मैनेजमेंट बोल के कुछ। ये क्वेश्चन का आंसर तो भैया कहीं नहीं है। शॉर्ट नोट ऑन इंडियन मैनेजमेंट थॉट, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, इंडियन मैनेजमेंट थॉट तो कोई आंसर ही नहीं है भाई। मॉड्यूल 3 आ गया है, तो ये वाला आंसर ढूंढना पड़ेगा निर्णय। हाँ सर। इंडियन मैनेजमेंट थॉट बोल के कोई आंसर नहीं है। और ये जो है लास्ट आंसर है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट।
इम्पोर्टेंस तो ऊपर था। मम्मी को जाएगा। इम्पोर्टेंस पढ़े थे ना अभी हम लोग कहीं पे। दोनों ही आंसर यहाँ पे नहीं है, इस पीडीएफ में नहीं है। कॉलेज में कुछ करवाया है ऐसा? नहीं सर। तो कॉलेज के प्रोफेसर को पूछना पड़ेगा कि सर ये क्वेश्चंस का आंसर कैसे करें। अच्छा सर। क्योंकि ये देखो, ये फिर भी लिखा जा सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेरियस अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये अलग अलग अप्रोच का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस है कि ये गोल अचीवमेंट में हेल्प करता है। ये अगर हम इन सबको अच्छे से समझे, ये मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को, तो मेरा गोल अचीवमेंट होगा। दूसरा बोलोगे ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स होगा, क्योंकि अगर हम इन प्रिंसिपल को ठीक से फॉलो करें सारे राइटर के, तो मेरा वेस्टेज कम होगा और रिसोर्स का बेटर यूज होगा। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स होगा। तीसरा बोलोगे यहाँ पे कि तुम्हारा मैनेजमेंट जो है ना, वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होगा। इफेक्टिव भी होगा और एफिशिएंट भी होगा मैनेजमेंट। चौथा बोलोगे तुम्हारे एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट होगा और एम्प्लॉय का स्किल डेवलप होगा। तो एम्प्लॉय का स्किल डेवलपमेंट होगा इनसे, क्योंकि ये प्रिंसिपल को कोई फॉलो करके काम करे तो उसका खुद का नॉलेज बढ़ेगा। इसके अलावा बोलोगे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा एंड डेवलपमेंट आएगा। सोसाइटी का भी वेलफेयर होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनसे सोसाइटी का भी भला होगा और कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, देश का भी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंस में तो लिख दोगे तो ये आंसर तो बन गया। लेकिन ये जो 19 नंबर है ना, ये एक बार तुमको देखना, हम भी ढूंढेगा और प्रोफेसर से भी एक बार बात करना। अच्छा सर। अब नीचे आते हैं मॉड्यूल 2 का। नीचे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कैसा है, ज़्यादा नहीं है। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर पूछा, ऊपर पढ़ चुके। हेनरी फेयल का प्रिंसिपल पूछा, ऊपर पढ़ चुके। क्लासिकल और बिहेवियर में डिफरेंस पूछा है, ऊपर पढ़ चुके। सिस्टम अप्रोच कंटिन्यूटी का डिफरेंस पूछा, ऊपर पढ़ चुके। ये फिर आ गया इंडियन मैनेजमेंट थॉट। ये आंसर ढूंढना पड़ेगा, हम भी ढूंढते हैं और प्रोफेसर्स को भी बोलो कि मिल सकता है तो ये आंसर। ठीक है सर। बाकी तो डन।